Hello friends, welcome to my YouTube channel Jasrotia Informatics. Today we will discuss with a new course that is ESO 15. ESO 15 जो है इस कोर्स का जो टाइटल है वो है सोसाइटी एंड रिलीजन। सोसाइटी एंड रिलीजन में आज हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज उनको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अलावा पार्ट 2 वीडियो में कुछ और जो यूनिट्स होंगे वो उसमें हम कवर करेंगे। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, डिस्कस अबाउट द रिलीजन इज़ ए सोशल फिनोमिना, कि हम ये बताएंगे कि रिलीजन कैसे एक सोशल फिनोमिना है, किस तरह से समाज के साथ इसका रिलेशन है। सबसे पहले आता है रिलीजन किसको कहते हैं। ए रिलीजन इज़ ए ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी which usually encompasses a set of narratives, symbols, beliefs and practices and often with a supernatural। यानी कि रिलीजन हम किसको बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइज अप्रोच को जिसमें जो ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि आदमी की आत्मा का परमात्मा से गॉड के साथ कैसे रिलेशन रहता है, उसमें हमारे पास कुछ सेट ऑफ नैरेटिव्स रहते हैं। जैसे नैरेटिव्स आते हैं मान्यताएं, सिंबल्स हैं, सिंबल के अलावा जो विश्वास हैं हमारे, और इसके अलावा जो हमारे रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, इसके द्वारा हम सुपर नेचुरल पावर के साथ जो है जुड़ते हैं, उसी को हम रिलीजन कहते हैं। और रिलीजन क्या है, इज़ रिलेट टू ऑल फेसेट्स ऑफ एवरीडे ह्यूमन लाइफ। आदमी की लाइफ का हर एक पार्ट जो है वो रिलीजन से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एजुकेशन है, इसके अलावा पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, ये सब चीज़ें जो है हमारी रिलीजन के साथ जुड़ी हैं। एवरी सोसाइटी हैज़ रिलीजियस बिलीफ। हर सोसाइटी का कोई ना कोई धार्मिक मान्यताएं हैं, या उनके कोई रिचुअल्स हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन, या उनके कोई संगठन है। एंड रिलीजन वेरी ऑफन अफेक्ट्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीडे लाइफ। यानी कि रिलीजन से ही हम अपनी पूरी दिनचर्या जो लाइफ है उसको हम समझ पाते हैं या समझ सकते हैं। इसके अलावा रिलीजियस इज़ आल्सो रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। जो रिलीजन है वो हमारी पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़ा है, राजनीति के साथ भी जुड़ा है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजम्पशंस हैं, इनके साथ भी रिलीजन का जो रिलेशन है। इसके अलावा रिलीजन कैन यूनाइट द ह्यूमन बीइंग टुगेदर। रिलीजन ही है जो हमें जोड़ के रखता है, लेकिन कई जगह भी हमारे अंदर नफ़रत भी पैदा कर देता है। लेकिन रिलीजन में प्रोड्यूस डिफरिंग इम्पैक्ट्स इन डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट जो है इसके इम्पैक्ट्स रहते हैं, लेकिन बट ऑल द रिलीजन टीच लव एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। लेकिन फिर भी जो सारे धर्म हैं वो हमें प्यार और भाईचारा का संदेश देते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1 में कि किस तरह से रिलीजन जो है हमारे सोशल फिनोमिना के साथ लिंक है। इसी तरह से दूसरा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन। यानी कि जो सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन है उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। सबसे पहले आता है जो स्कॉलरली इंटरेस्ट इन द रिलीजन इज़ नॉट ए रिसेंट वन। अगर हम डिफरेंट स्कॉलर्स को देखा जाए तो वो आज रिसेंटली जो है वो आज नहीं डेवलप हुए, वो कई सालों से जो है, कई सदियों से जो है, जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने व्यू पॉइंट दिए हैं। जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, या ट्रीटीज ऑफ ग्रीक थे, फिलोसफर थे लाइक एरिस्टोटल हैं, प्लेटो है, और द टेक्स्ट विच शो द स्कॉलरली इंटरेस्ट इन द रिलीजन। रिलीजन के बारे में वेदास में, उपनिषद में, इसके अलावा जो ग्रीक्स थे, जो फिलोसफर्स थे जैसे एरिस्टोटल हैं, प्लेटो है, इन्होंने कई टाइम से जो है ये रिलीजन के बारे में जो है, सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन के बारे में टेक्स्ट लिखते आए हैं। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में हमने रिलीजन को 3 जो है सब फील्ड में डिवाइड किया है, या 3 फेजेस में किया है। जैसे प्री मॉडर्न सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और रिलीजियस रिवाइवलिज्म। तो सबसे पहले आता है प्री मॉडर्न सोसाइटीज़। प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या था, ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज़ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन। ये थी फर्स्ट फेज ऑफ सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन में क्या था, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन वॉज स्टडीड। इसमें हमने ये स्टडी किया कि किस तरह से रिलीजन ओरिजिनेट हुए, किस तरह से उनकी इवोल्यूशन हुई। एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ 2 टाइप्स कैन बी आइडेंटिफाइड।
ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है दो टाइप्स में हमने डिवाइड की। एक आता है इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन, एक आती है सोशल एक्सप्लेनेशन। इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन में क्या था, उसमें लेड एम्फेसाइज ऑन कॉग्निटिव एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन, यानी कि कॉग्निटिव हो गया इंटेलेक्चुअल और एक इमोशनल एस्पेक्ट्स थे। जैसे सबसे पहले आता है कॉग्निटिव, जिसको हम इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स भी कहते हैं। तो उसमें एडवर्ड वी टेलर 1881 में और हर्बर्ट स्पेंसर ने 1882 में, और द इंटेलेक्चुअलिस्ट, ये इंटेलेक्चुअलिस्ट थे जिनको हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स भी कहते हैं। एज दे ओपिनड दैट प्री मॉडर्न मैन हैड इवॉल्व द रिलीजन फॉर एक्सप्लेनिंग द फिनोमिना ऑफ ड्रीम्स, इकोज एंड डेथ। यानी कि ये पहला व्यू पॉइंट था जो इंटेलेक्चुअलिस्ट का था। उन्होंने ये व्यू दिया था कि जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारी डेथ्स हैं या इकोज हैं, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में रिलीजन से जुड़ी हुई हैं। दे होल्ड रिलीजन माइट वैनिश व्हेन एक्सप्लेनेशन फंक्शन इज़ टेकन ओवर बाय द साइंस। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से साइंस नई नई खोज करते जाएगी, एक्सप्लेन करते जाएगी सिचुएशन को, रिलीजन की रेलेवेंस जो है उतनी ही कम होती जाएगी। जैसे पॉल रेडिन थे, पुट एम्फेसाइज ऑन द इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलीजन। अब इमोशनल एस्पेक्ट्स में क्या बताया गया, इसको पॉल रेडिन ने जो है वो एम्फेसाइज किया और उन्होंने बताया कि रिलीजन इज़ ए प्री मॉडर्न पर्सन इमोशनल रिस्पॉन्सेस टू ओवरकम फ्राइटनिंग सिचुएशन। कि इमोशनल जो रिलीजन है वो क्या है कि जब हम किसी चीज़ से फ्राइटनड हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो इमोशनल रिस्पॉन्स जो है उसको ओवरकम करता है। तो टू ओवरकम द रिस्पॉन्स, द रिचुअल्स एंड बिलीफ अबाउट द सैक्रेड इमर्ज फ्रॉम द इमोशनल आउटब्रस्ट। तो इमोशनल आउटब्रस्ट से जो है हमारे रिचुअल्स बने, हमारे विश्वास बने। जिन चीज़ों पे हम विश्वास करते हैं, रिचुअल्स बनते हैं, ये हमारे इमोशनल आउटब्रस्ट थे रिलीजन के, जिसकी वजह से ये चीज़ें मान्यताएं में आई। तो इस तरह से ये पहला जो फेज़ था जिसमें हमने बताया कि प्री मॉडर्न स्टेट में किस तरह से रिलीजन जो था इंटेलेक्चुअलिस्ट और इमोशनल एस्पेक्ट्स के द्वारा डेवलप हुआ। दूसरा आता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसमें कार्ल मार्क्स और वेबर ने अपने दो इम्पॉर्टेंट जो स्कॉलर्स थे हु हैव एक्सप्लेन्ड रिलीजन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन डिटेल। तो उन्होंने रिलीजन को इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अकॉर्डिंगली बताया कि रिलीजन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो उनके अकॉर्डिंग रिलीजन कंटिन्यू टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ ऑप्रेसिव सोशल कंडीशंस। जब तक सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, ऑप्रेसिव सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस रहेंगी, तब तक जो है रिलीजन रहेगा। यानी कि जब तक समाज में अव्यवस्था रहेगी, समाज में भेदभाव रहेगा, तब तक जो है रिलीजन रहेगा। रिलीजन विल नॉट रिमेन नेसेसरी। रिलीजन उस समय नेसेसरी नहीं रहेगा जिस समय ये जो ऑप्रेसिव सोशल कंडीशंस नहीं रहेंगी। जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं, ओपिन्स दैट रिलीजन इज़ ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर ब्रॉडली वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। यानी कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ से ही जो है हमारा रिलीजन डेवलप हुआ। यानी कि अगर वर्ल्ड में एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशन नहीं रहेंगी या ऑप्रेसिव कंडीशंस नहीं रहेंगी तो रिलीजन की रेलेवेंस भी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये व्यू पॉइंट था कार्ल मार्क्स का। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट था वो है रिलीजियस रिवाइवलिज्म। रिलीजियस रिवाइवलिज्म में आता है, मैनी स्कॉलर्स प्रिडिक्ट दैट रिलीजन वुड अल्टीमेटली वैनिश। उनका मान्यता थी कि एक टाइम आएगा जब हमारे रिलीजन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इन रिसेंट टाइम्स देयर हैज़ बीन ए फ्रेश ग्रोथ ऑफ फंडामेंटलिस्ट प्रोटेस्टेंट sects in the United States as well as religious revivalism in many Asiatic countries। जिस तरह से उन्होंने बताया कि कुछ फंडामेंटलिस्ट प्रोटेस्टेंट जो हैं वो ऐसा ग्रुप तैयार हुआ जिसने जो रिलीजियस रिवाइवलिज्म में आ गए। रिलीजियस रिवाइवलिज्म का मतलब होता है कि धीरे धीरे जो पुराने हमारे रिलीजियस जो बिलीफ थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। रिलीजन टेंड टू इंक्रीजिंग बिकम ए टूल ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। तो रिलीजन सिर्फ एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का पार्ट रहेगा, लेकिन इसकी अपनी रेलेवेंस जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। तो ये दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हमने बताया कि किस तरह से जो है जो डेवलपमेंट हुई हमारे रिलीजियस सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन की। तो हमने 3 फेजेस में बताया, प्री मॉडर्न स्टेट्स, सोसाइटीज़, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और रिलीजियस रिवाइवलिज्म किस तरह से हुआ। तो ये 3 फेजेस में हमने इसको पॉइंट को डिस्कस किया। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है वो आता है डिस्कस द घोस्ट थ्योरी ऑफ रिलीजन। कि घोस्ट थ्योरी क्या थी। घोस्ट का मतलब होता है भूत प्रेत या
सुपरनेचुरल कोई भी पावर। जैसे इसमें आता है जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, पब्लिश इन हिज व्यू इन 1882। उसने अपना एक व्यू पॉइंट जो है रखा 1882 में। 11 ईयर आफ्टर टेलर हैड पब्लिश्ड हिज बुक प्रिमिटिव कल्चर इन 1871। ठीक 11 साल के बाद जो टेलर थे उन्होंने एक और बुक लिखी जिसका नाम था प्रिमिटिव कल्चर 1871 में। उन्होंने गॉस्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। इन दिस बुक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी द स्पेंसर डिस्कस प्रिमिटिव बिलीफ्स। तो उन्होंने बताया कि जो प्रिमिटिव बिलीफ थे वो किस तरह के थे। तो उन्होंने ये बताया ही शोज दैट द रिलीजन इन प्रिमिटिव सोसाइटी observed sun, moon, clouds and stars come and go and got the notion of visible and invisible conditions। तो जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि सन, मून, क्लाउड और स्टार्स जो हैं ये निकलते हैं और चले जाते हैं। तो उनके अंदर एक नोशन था कि ये विजिबल होते हैं, उसके बाद ये इनविजिबल कंडीशंस में आ जाते हैं। लाइकवाइज दे गेट द आइडिया ऑफ पर्सनल डुअलिटी ऑफ फ्रॉम ड्रीम्स। तो इसी तरह से उनके पर्सनल डुअलिटी जो है पैदा हुई ड्रीम्स के द्वारा, कि सपने आते हैं फिर उसके बाद चले जाते हैं। द ड्रीम्स एंड द रियल लाइफ एक्सपीरियंस बाय द प्रिमिटिव। तो ये चीज़ें सबसे पहले जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी उन्होंने ये एक्सपीरियंस बताया कि जो ड्रीम है सेल्फ मूव्स अबाउट द नाइट वाइल द शैडो सेल्फ एक्ट बाय द डे। तो उन्होंने बताया कि जो ड्रीम होते हैं ये हमें रात को सेल्फ मूव करते हैं। हम जब इंसान रात को कहीं सेल्फ मूव करता है तो उसको उन्होंने ड्रीम कहा, लेकिन दिन को जो हमारी शैडो होती है तो वो सेल्फ एक्ट हो गया। तो सेल्फ मूव और सेल्फ एक्ट के द्वारा उन्होंने इस चीज़ को समझाया। उन्होंने कहा स्लीप इज़ टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसिबिलिटीज़। उन्होंने कहा जो नींद है ये हमारी लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी, जब हमारे अंदर सेंसिबिलिटी नहीं रहती तो हम स्लीप में चले जाते हैं। एंड डेथ ऑफ द लॉन्गर पीरियड ऑफ द इनसेंसिबिलिटी। इसी तरह से डेथ जो है वो हमारी लॉन्ग पीरियड की सेंसिबिलिटी है। तो ये जो आइडिया था, दिस आइडिया ऑफ डुअलिटी एक्सटेंडेड बाय देम टू एनिमल्स, प्लांट्स एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो यही डुअलिटी का कंसेप्ट जो है उन्होंने एनिमल्स पे भी अप्लाई किया, प्लांट्स पे भी और मटेरियल पर ऑब्जेक्ट पे भी। एंड द अपीयरेंस ऑफ द डेड पर्सन इन ड्रीम इज़ द एविडेंस ऑफ टेम्परेरी आफ्टर लाइफ। तो उन्होंने बताया कि जब हम सपने लेते हैं तो जो डेड पर्सनस हैं, जो मर गए हैं, अगर उनके सपने हमें आते हैं तो इसका मतलब ये टेम्परेरी आफ्टर लाइफ। तो ये लाइफ जो है वो टेम्परेरी है इस लाइफ के बाद। एंड दिस लीड्स टू कंसेप्शन ऑफ सुपर नेचुरल बीइंग इन द फॉर्म ऑफ गॉस्ट। तो उन्होंने इन चीज़ों को गॉस्ट के साथ जोड़ दिया कि जो लोग दुनिया में चले जाते हैं, जो मर जाता है, उसके बाद अगर वो सपने में आता है तो वो एक गॉस्ट की फॉर्म में आता है। तो ये कंसेप्ट सुपर नेचुरल बीइंग का उनके अंदर डेवलप हुआ। द आइडिया ऑफ गॉस्ट ग्रो इन द आइडिया ऑफ गॉड। द आइडिया गॉड एंड गॉस्ट ऑफ एंसेस्टर बिकम डिवाइन बींग्स। तो उन्होंने बताया कि जो गॉस्ट हैं और गॉड ये दोनों एक डिवाइन पावर्स हैं जो हमारे एंसेस्टर्स थे, तो जो हमें सपनों में दिखते हैं। तो एंसेस्टर वर्शिप इज़ द रूट ऑफ एवरीवेयर रिलीजन। इस तरह से धर्म में हमने क्या किया, जितने भी जो रिलीजन थे उसमें वर्शिप बना, एंसेस्टर को हम पूछते हैं। जैसे हम बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स मानते हैं जिसमें हम अपने एंसेस्टर्स को, जैसे कुल देवताओं को पूछते हैं, या इस तरह से ये सारा कंसेप्ट गॉस्ट थ्योरी से आया कि किस तरह से जो है जो डेड जो पर्सन्स हैं वो सपनों में जब अगर दिखते हैं गॉस्ट की फॉर्म में, तो ये हमारा कंसेप्ट इस थ्योरीज के साथ जुड़ गया। इसी के साथ जो फोर्थ क्वेश्चन आता है दैट इज़ द सोल थ्योरी ऑफ रिलीजन, या जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ एनिमिज्म। तो वर्ड एनिमिज्म जो है ये लेटिन वर्ड था जिसका मतलब था सोल, यानी कि आत्मा को हमने एनिमिज्म का नाम दिया। तो सर एडवर्ड टेलर, इनकी जो थ्योरी थी ऑफ एनिमिज्म कंसीडर बोथ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन। तो उन्होंने बताया कि रिलीजन किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से ओरिजिन हुआ, तो इस थ्योरी के माध्यम से उन्होंने बताया। तो एनिमिज्म जो है ये है सोल थ्योरी वाज सेज दैट द सेम थिंग इन द टर्म्स ऑफ आइडिया ऑफ सोल। तो जो सोल थ्योरी थी उसने बताया कि जो आइडिया ऑफ सोल के बारे में उसने एक्सप्लेन किया। तो अकॉर्डिंग टू टेलर उन्होंने बताया एक्सपीरियंस ऑफ डेथ, डिजीज़, visions and dreams lead to primitive to think about the existence of the immaterial power that is soul। तो उन्होंने बताया कि ये जो हमारी डेथ हैं या डिजीज़ हैं या विजन्स हैं या ड्रीम्स हैं
ये हमारे जो प्रिमिटिव थिंकिंग है, ये सब चीज़ें जो है इममेटीरियल पावर के पास हैं। तो वो इममेटीरियल पावर जो है वो सोल है। तो डेथ या डिजीज़ या विजन ये सब जो है उसके दायरे में ही रहती हैं। एंड देयर आफ्टर दिस आइडिया ऑफ सोल इज़ प्रोजेक्टेड ऑन टू क्रिएचर्स अदर देन द ह्यूमन एंड इवन टू द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने बताया कि जो सोल है ये ह्यूमन क्रिएचर से अलग है, सेपरेट है, और ये एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये हमारा फिजिकल पार्ट में नहीं आती। द सोल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट और इट्स फिजिकल होम इन द बॉडी। तो इन सोल जो है ये एक इंडिपेंडेंट पार्ट है और ये इसका जो फिज़िकल होम है वो हमारी बॉडी है। तो इस तरह से इस थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि टेलर कहते हैं, अकॉर्डिंग टू टेलर, दीज स्पिरिचुअल बीइंग लेटर डेवलप इनटू गॉड। यही जो स्पिरिट है ये और प्यूरिफाई होके जो है ये गॉड की फॉर्म में आ जाती है, यानी कि हम सोल को सेमी गॉड या लिटिल गॉड भी मान सकते हैं। तो टेलर के अकॉर्डिंगली द टेलर थ्योरी दैट एक्सपीरियंस ऑफ डेथ, डिजीज, ड्रीम्स मेक प्रिमिटिव बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ इममेटीरियल एंटिटी कैन नॉट बी प्रूव्ड। तो उन्होंने बताया कि जो डेथ है, डिजीज़ है या ड्रीम्स हैं, ये हमारी बॉडी के पार्ट हैं, लेकिन जो इममेटीरियल एंटिटी है जिसको हम सोल कहते हैं, ये चीज़ें जो है वहाँ पे प्रूव्ड नहीं होती हैं। तो सोल जो है ये हम इसको किसी भी फॉर्म में हम ना देख सकते हैं, ना इसको सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। तो टेलर बताते हैं कि ये सिर्फ इसका फिज़िकल जो होम है वो हमारी बॉडी है। तो इस तरह से उन्होंने इसको भी रिलीजन के साथ जोड़ दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है रिलीजन एंड मैजिक। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड मैजिक? मैजिक और रिलीजन में क्या रिलेशनशिप है, इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं या डिसिमिलैरिटीज़ क्या हैं? तो रिलीजन एंड द मैजिक रिवील मैनी सिमिलैरिटीज़, बोथ ऑफ देम डील विद अनऑब्जर्वेबल पावर। तो अनऑब्जर्वेबल पावर जो है वो क्या है? गॉड। तो दे ऑपरेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फेथ ऑफ द एडहेरेंट्स और बिलीवर्स। ये जो बिलीवर्स हैं, जो विश्वास करने वाले हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो मैजिक को और रिलीजन को किस तरह से जो है वो महसूस करता है। बोथ रिलीजन एंड मैजिक कैन बी एक्सप्लेन्ड एज ह्यूमन अटेम्प्ट टू कोप विद फियर्स, फ्रस्ट्रेशंस एंड अनसर्टनिटी ऑफ डे टू डे लाइफ। रिलीजन और मैजिक का जो रिलेशन है ह्यूमन के साथ वो है कि आदमी अपनी प्रॉब्लम से कोप अप होने के लिए, निकलने के लिए, तो फियर, फ्रस्ट्रेशन या अनसर्टेनिटी से निकलने के लिए मैजिक और रिलीजन पे विश्वास करता है। इसके अलावा बोथ इन रिलीजन एंड मैजिक अटेम्प्ट्स आर मेड टू डायरेक्ट सुपर नेचुरल पावर टू अचीव स्पेसिफिक एंड यूजिंग सर्टन टेक्निक्स। रिलीजन और मैजिक जो है दोनों कोई सर्टन टेक्निक्स को अडॉप्ट करके सुपर नेचुरल पावर को अचीव करते हैं, यानी कि ये कुछ नेचुरल फिनोमेना से हटके जो है अलग अननेचुरल या सुपर नेचुरल पावर्स को अचीव करते हैं। इसके अलावा इस व्यू जो सिमिलैरिटी मैजिक और रिलीजन की जो सिमिलैरिटी है, इसको पुट फॉरवर्ड किया मिलोनोव्स्की और फ्रेजर ने, आर वेल नोन स्कॉलर्स who have contributed richly to the understanding of magic and religion। तो मैजिक और रिलीजन को बड़ी अच्छी तरह से जो जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, एक्सप्लेन किया, वो थे मिलोनोव्स्की और फ्रेजर। इसके अलावा मैजिक और रिलीजन में ये हमने बताया सिमिलैरिटीज़। अब इन दोनों में डिसिमिलैरिटीज़ क्या हैं? रिलीजन रेफर्स टू अल्टीमेट प्रॉब्लम्स एंड मीनिंग्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, डेथ एंड फेलियर, whereas magic is concerned with immediate problems like control of weather, drought, victory in battles, prevention of disease। रिलीजन का डायरेक्ट रिलेशन उन्होंने बताया कि जो हमारी अल्टीमेट प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो आदमी से जुड़ी हुई अल्टीमेट प्रॉब्लम जैसे डेथ है या फेलियर है, तो इन चीज़ों से जुड़ता है हमारा रिलीजन। जबकि मैजिक जो है उसका इमीडिएट प्रॉब्लम के साथ लिंक है, जैसे वेदर पे कंट्रोल करना, ड्रॉट पड़ जाना, या विक्ट्री इन बैटल, युद्ध में जीत जाना, या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ से बचना, ये सारी चीज़ें मैजिक के अंदर आती हैं। इसके अलावा विद इन द रिलीजन वन प्रेज टू गॉड एंड प्लीड्स। रिलीजन के अंदर हम गॉड से प्रे करते हैं या उनके आगे विनती करते हैं, लेकिन वेयर एज इन मैजिक मैजिशियन मैनिपुलेट्स द सुपर नेचुरल पावर। जबकि मैजिशियन क्या करता है? सुपर नेचुरल पावर को ही मैनिपुलेट करता है।
इसलिए दूसरा, रिलीजन मेक्स ए पर्सन बिलीव इन द पावर ऑफ सुपर नेचुरल। रिलीजन ये हमें आदमी को विश्वास दिलाता है कि हमें सुपर नेचुरल पावर पे विश्वास रखना चाहिए। जबकि जो इसके दूसरी तरफ ऑन द कंट्रेरी, इन ए मैजिकल प्रैक्टिस द प्रैक्टिशनर और ऑफ मैजिक मैनिपुलेट्स द पावर ऑफ सुपर नेचुरल। जबकि दूसरी तरफ जो मैजिकल प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिशनर क्या करता है कि मैजिक को मैनिपुलेट करके पावर ऑफ सुपर नेचुरल इस्तेमाल करता है, कि वो मैनिपुलेट करता है सुपर नेचुरल पावर को। जबकि जो रिलीजन है वो सुपर नेचुरल पावर पे विश्वास करना सिखाती है। तो ये क्वेश्चन था हमारा कि सुपर नेचुरल मैजिक और रिलीजन के बारे में। अब जो लास्ट 6th क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन के क्या फंडामेंटल्स हैं? वन ऑफ द मेजर फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ रिलीजन इज़ द बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर नेचुरल एजेंसी विच हैव गवर्निंग द इफ़ेक्ट ऑन लाइफ। तो यानी कि सबसे पहला फंडामेंटल क्या है हमारे रिलीजन का, वो ये है कि एक्सटेंस ऑफ सुपर नेचुरल पावर, कि हम सुपर नेचुरल पावर को, जिसको हम गॉड कहते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं। एंड विच हैव गवर्निंग इफ़ेक्ट ऑन लाइफ, जो हमारी लाइफ को गवर्न करता है या चलाता है। दूसरा, सेकंड जो फंडामेंटल एलिमेंट है रिलीजन का, वो है इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स। रिचुअल्स होते हैं जो हम अपने मान्यताओं को मानते हैं। तो ऑन द अदर हैंड, जैसे डर्किम जो है वो हैज़ डिवाइडेड रिलीजन इनटू सैक्रेड एंड प्रोफेन। तो रिलीजन को वो 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सैक्रेड में और प्रोफेन में। प्रोफेन मतलब कंसिस्ट ऑफ रिचुअल्स और सेरेमनी, जो हम रिचुअल्स मनाते हैं या सेरेमनीज करते हैं, धार्मिक सेरेमनीज करते हैं, तो ये आते हैं प्रोफेन में। बट डर्किम एज्यूम दैट सैक्रेड इज़ ए रियल फॉर्म ऑफ रिलीजन। लेकिन सैक्रेड है जो रिलीजन का एक पवित्र पार्ट है, तो उसको हम इसमें सैक्रेड में रखते हैं। तो दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू एडवर्ड टेलर, एनिमिज्म इज़ द बेसिक आस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन। दूसरा आता है कि एनिमिज्म जो है वो बेसिक आस्पेक्ट्स है रिलीजन का। अब एनिमिज्म किसको कहते हैं? ही आर्ग्यूज दैट रिलीजन इन द फॉर्म ऑफ एनिमिज्म ओरिजिनेटेड टू सेटिस्फाई मैंस इंटेलेक्चुअल नेचर। आदमी का जो इंटेलेक्चुअल नेचर है उसको जो सेटिस्फाई करता है उसको हम एनिमिज्म कहते हैं। टू मीट द नीड एंड टू मेक ए सेंस ऑफ डेथ, ड्रीम एंड विज़न, जिसमें हमें इस चीज़ का ज्ञान होता है कि हमें डेथ का, ड्रीम्स का, विजन्स का, डेथ क्या होती हैं, ड्रीम्स क्या होते हैं, विजन्स क्या होते हैं, जब इसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है तो उसको हम एनिमिज्म कहते हैं। अनदर फीचर क्या है रिलीजन का, इज़ ए टोटमिज्म। टोटेमिज्म का मतलब होता है इट इज़ द ऑब्जेक्ट विच कंसिडर सैक्रेड एंड दस वर्शिप बाय द पीपल। जो चीज़ जिसको हम पवित्र मानते हैं और जिसको हम पूजते हैं उसको हम बोलते हैं टोटेमिज्म। और टोटेमिज्म में आता है 10, जैसे गंगा जल है, इज़ कंसिडर्ड सैक्रेड बाय द हिंदूज। जैसे हिंदू लोग हैं वो गंगा जल को पवित्र जल मानते हैं, तो इसी तरह से उसको हम टोटेमिज्म कहते हैं। यानी कि जो हमारी पवित्र चीज़ें हैं जिनको हम मानते हैं, आस्था रखते हैं, वो सारी चीज़ें टोटेमिज्म, ये भी फंडामेंटल है रिलीजन का। इस तरह से लास्ट में आता है अकॉर्डिंग टू पार्सन, मॉरल बिलीव्स एंड वैल्यूज़ कंसेंसस आर द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द रिलीजन। जो हमारे नैतिक जो विश्वास हैं, इसके अलावा जो हमारी वैल्यूज़ हैं, इनको भी हम रिलीजन के ही फंडामेंटल्स में डालते हैं। इस तरह से जो फंडामेंटल्स है रिलीजन के, जैसे हमने पहले बताया सुपरनैचुरल पावर्स हैं, इसके अलावा हमारे जो रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स के अलावा जो एनिमिज्म है यानी कि इंटेलेक्चुअलिज्म है, इसके अलावा जो हमारा या मॉरल बिलीफ हैं, वैल्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी, या टोटेमिज्म है, ये सारे हमारे फंडामेंटलिज्म ऑफ रिलीजन में आते हैं। तो ये सारे हमारे फंडामेंटल्स से रिलीजन के। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ESO 15। और नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ये सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको हमने पार्ट 1 में रखा। अब पार्ट 2 जो वीडियो होगी उसमें नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो उसमें आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।